हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आज आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर लॉन्च हुई थी, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली है। और जो ये प्रिंसिपल की वैकेंसी है, इसके अंदर जो सेकेंड पेपर है ना, इस सेकेंड पेपर के अंदर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक बार मैं जनरली समझा देता हूँ चीज़ों को। देखो, जब पहली बार एजुकेशन को लेके जो पॉलिसी आई थी इंडिया के अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो 1968 में आपको देखने को मिला था। इसके बाद राजीव गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे 1986 में आपको देखने को मिला। और रिसेंटली हमने देखा था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में, इनके विजन में हमने फिर से थर्ड टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखा 2020। ठीक है। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है। अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 5+3+3+4 का एक फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है। जो 5 है ना, ये प्री प्राइमरी तक का आपको दिखेगा। ठीक है। इसके बाद 3rd 4th 5th आ जाएगा, फिर 6th 7th एंड 8th, एंड यहाँ पे 9th 10th एनेबल एंड 12। ये आपको 4 फेजेज में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 5+3 के बाद यहीं से आपको क्या किया जाएगा, वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपके स्किल्स के ऊपर बातें की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो नया एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, इसके अंदर वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें की गई। ठीक है। अब ये बातें क्यों की गई है, ये भी आप समझो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है कि बहुत कम वैकेंसीज निकल रही है और गवर्नमेंट रोजगार दे भी नहीं पा रही है सही से। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास स्किल्स हो गए तो आप कहीं ना कहीं खुद में ही बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज हुआ था ना इस पॉलिसी के अंदर, जो हमें सबसे पहला चेंज ये देखने को मिला था कि जब 2020 में ये पॉलिसी लाई, तो हमने सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी मिनिस्ट्री, इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। ठीक है। स्कूल का जो कैरिकुलम है, ये आप देख सकते हैं 5+3+3+4 का मॉड्यूल है। पहले 10+2 वाला मॉड्यूल होता था, जिसको हमने क्या किया, अब साइड कर दिया। अब हम इस मॉड्यूल के ऊपर चलेंगे। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि मल्टीलिंगुअल होने वाला है। 3 लैंग्वेजेज आपको देखने को मिलेंगे। एक रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलेगा, एक इंग्लिश होगा, और 3rd लैंग्वेज जो होगा वो आप चूज करोगे खुद। ठीक है। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि बैगलेस डेज की बात की गई। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, जो 10th 12th के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ये आपको साल में 2 बार देखने को मिलेंगे, हर 6 मंथ पे होगा। और इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी, आजकल जो देख रहे हो आप, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर के मारे। आप देखते हो बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ गया है बच्चों के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब वो साल में उनको 2 बार मौका मिलेगा ना, तो फिर इससे क्या होगा कि उनका भी एक मोरल बूस्ट होगा, हेडेक कम होगा, बच्चे उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 4 साल का बैचलर, जो बैचलर्स होते थे ना, जिसे आप ग्रेजुएशन बोलते हो, तो पहले 3 साल का BA BSc ये सब आपको 3 इयर्स का देखने को मिलता था। अब क्या कर दिया गया कि सबको 4 साल का कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो टीचर्स ट्रेनिंग होती थी, B.Ed का कोर्स होता था। तो पहले B.Ed क्या होता था, ट्रेनिंग वाला 1 साल का होता था, नॉर्मल कोर्स 2 साल का होता था। अब उस कोर्स को भी क्या किया गया है कि 4 साल का कर दिया गया, ताकि जो टीचर यहाँ से बन के निकले ना, उनके अंदर एक अच्छी कैपेबिलिटी हो, वो बच्चों को जो है एक अच्छा, उनको अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे एक एक करके चीज़ें क्या है, इसका बैकग्राउंड देख लेंगे।
एक चीज ये भी देख लो आप कि जो हमने 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट देखा था, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो 5 वाला है ना, ये क्या होता है, हमारा फाउंडेशन स्टेज होता है। इसके बाद जो 3 इयर्स है वो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन स्टेज हो जाएगा। इसके बाद मिडल स्टेज एंड फाइनली सेकेंडरी स्टेज। और कोई भी बच्चा जो मिडल स्टेज में आता है, यहीं से क्या हो जाता है ना कि उसको स्किल्स के बारे में चीज़ें बताई जाने लगती है, उनको इनहेंस करना शुरू कर दिया जाता है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया जाता है। और ये कहाँ पे होगा, ये 6, 7 एंड 8, ये 6 स्टैंडर्ड से ही देखो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ खासियत क्या है, विशेषता क्या है, तो आप ये देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। और दूसरी अगर हम बात करें इसके अंदर तो देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट है ही। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको क्या दिखेगा, स्किल इन्हेंसमेंट की भी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ साथ हम जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो स्किल डेवलपमेंट की भी बात की जाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे कंट्री के को बिल्डअप करने के लिए, और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए। हालांकि हर एक चीज़ में कुछ खामियां भी होती है, तो अब आगे हम एक एक करके देखेंगे क्या है, किस लिए लाया गया। तो देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसके 5 फाउंडेशनल पिलर्स हैं। आपको ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसके 5 फाउंडेशनल पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं, क्या है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे इक्विटी की बात की गई, इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। इक्विटी की बात क्यों गई है, क्यों की गई, तो इक्विटी का मतलब यही होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना ज़्यादा आप दो। ठीक है, सपोज कीजिए कि इक्वालिटी के अंदर मेरे पास 10 रुपये है, अगर मुझे 2 बच्चों में बांटना है तो मैं क्या करूँगा, 5-5 रुपये बांट दूंगा। ये क्या हो गया, इक्वालिटी हो गया। इक्विटी का ये मतलब है कि अगर एक बच्चे को 8 रुपये की ज़रूरत है, दूसरे को 2 रुपये की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक को 8 देंगे, दूसरे को 2 देंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है इक्विटी का, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हम उसकी हेल्प करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 5 फाउंडेशन पिलर आपको दिखे, कौन कौन से हैं, पहला है एक्सेस, दूसरा इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी, चौथा है अफोर्डेबिलिटी एंड 5वां कौन सा है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इसको फॉर्मुलेट किस कमेटी के द्वारा किया गया, तो किस कमेटी के द्वारा किया गया, तो के कस्तूरीरंगन कमेटी के द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि ये पॉलिसी जो है पहले वाले पॉलिसी से डिफरेंट कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या था कि 10+2 का मॉडल यूज किया जाता था। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, 5+3+3+4 का मॉडल यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना चाइल्डहुड केयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है कि स्किल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको पहले वाले से ज़्यादा खास बनाती है। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम इसको कुछ पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्कूल एजुकेशन के अंदर। तो स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या बात की गई है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल बाय 2030। यहाँ पे ये कहना है कि 2030 तक जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, 100% बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला मिलेगा, इनरोलमेंट जो है वो 100% होगा। ठीक है, जो 10+2 का सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया गया, ये तो आप देख ही रहे हो। जो कैरिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, अगर एज ग्रुप की देखें तो 3 से 8 साल में डिवाइड हो रहा है, 8 से 11, 11 से 14 एंड
14 से 18, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो 3 से 6 वाला जो आपका एज ग्रुप है, इसके अंदर आप देखोगे आंगनवाड़ी, जैसे प्ले स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आप शहरों में देखते हो, तो गांव के अंदर क्या है कि आंगनवाड़ी के अंदर इसको मेंटेन किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो 10th और 12th लेवल के जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, जिसके बारे में भी हमने बात की, तो इसको इजी बनाने की कोशिश की गई है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। तो करा क्या गया है कि जहां पहले साल में एक बार होता था, अब क्या होगा, साल में 2 बार, एक साल में 6-6 मंथ में इसके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि क्या है कि बच्चे यहाँ कोई भी बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम ना हो, उनके ऊपर बर्डन ना हो, स्ट्रेस ना ले ज़्यादा वो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशंस को प्रायोरिटी दी गई है। अगर आप क्लास 6 स्टैंडर्ड में पहुंच गए तो यहीं से आपको इंटर्नशिप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो देखो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जो अपनी लाइफ में, अगर आप समझो, तो ये वो फेज होता है ना जब आप थोड़े से ढंग से सीखना शुरू करते हो, और अगर इस एज से अगर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो स्किल का लेवल होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा है। तो इन फ्यूचर हम इनको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाई स्कूल वाले में, हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए इससे। तो देखो हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो एक टारगेट रखा गया है इसके अंदर कि 2035 तक क्या करना है कि जो इनरोलमेंट रेशियो है ना उसको 50% तक बढ़ाना है। मतलब जितने एग्जिस्टिंग हैं, एग्जिस्टिंग का 50% हमें बढ़ाना है। कब तक? 2035 तक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो करीब करीब 3.5 करोड़ सीट्स को ऐड किया गया है हायर एजुकेशन के लिए। ऑब्वियसली अगर इनरोलमेंट बढ़ेगा तो आपको सीट भी तो बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विल अ फ्लेक्सिबल कैरिकुलम कैन बी 3 और 4 years। अब यहाँ पे भी देखो क्या किया गया है कि जो 3 साल वाला एक्टिविटी था उसको बढ़ा के क्या किया गया, 4 साल कर दिया गया। अब 4 साल करने के पीछे भी चीज़ें देखो, बच्चों ने इतना सारा स्किल सीखा है ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड से, तो जो ये एक एक्स्ट्रा साल है ना, ये एक्स्ट्रा साल इसीलिए दिया जाता है ताकि वो इनोवेशन कर सके, नई नई चीज़ों को ईजाद कर सके, ठीक है। जिस फील्ड में है उस फील्ड में क्या कर सके, अव्वल आ सके, कुछ मिसाल कायम कर सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लाई गई है। तो अगर हम टीचर्स की बात करें ना, तो अगर टीचर्स की बात करो तो क्या हुआ कि जो अभी तक बीएड की कोर्स आप देखते थे 1 साल या 2 साल का होता था, उस कोर्स को क्या किया, 4 साल का कर दिया गया। साथ साथ इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया जिसका नाम क्या है, परख। किस लिए? तो स्टूडेंट्स को एग्जामिन करने के लिए, उनके लेवल्स को एग्जामिन करने के लिए कि कितना ज़्यादा वो अच्छा कर रहे हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड को ऐड किया गया ताकि हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन हो सके। आप अभी भी देखोगे ना तो बहुत सारे रूरल एरिया में क्या होता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। तो जो जेंडर इंक्लूजन फंड है इसके अंदर क्या किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी गर्ल्स को और उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप भी स्कूल आए, हायर एजुकेशन को अचीव करें, ठीक है। इसके साथ साथ देखो तो स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए गए किसके लिए, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है, लाइक डीफ है, कोई गूंगा बहरा बच्चे हैं, तो जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए भी एक स्पेशल जोन बनाया गया है ताकि उनका भी एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 4.6% इन्वेस्ट कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर टोटल जीडीपी का। लेकिन जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके अंदर क्या बोला गया है कि 6% आपको यहाँ पे खर्च करना है, ठीक है।
अब कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिए गए हैं। एक बार इसको देख लीजिए कौन कौन से। तो देखो इनिशिएटिव में सबसे पहला क्या आता है, निपुण भारत। अगर हम निपुण भारत की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली आप समझो कि जो न्यूमरेसी होती है, जो छोटे छोटे बच्चे सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके अंदर क्या है ना कि बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो एक विद्या प्रवेश करके भी हमने इनिशिएटिव लिया है। विद्या प्रवेश जो है बेसिकली प्री स्कूल इनिशिएटिव है। इसके अंदर इनरोलमेंट को बढ़ाने का जो मुहिम है ना 2030 तक, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करें तो जो पहला ईयर होगा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो, वो क्या होगा, वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। इसके थ्रू आप देखते हो कि ऑनलाइन डिग्री वगैरह दी जा रही है, ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, सफल इनिशिएटिव हो गया। ये सारे के सारे क्या है कि इनिशिएटिव है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिए गए हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, इसके बारे में थोड़ा से जानते हैं। तो देखो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है ना वो ये है कि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही। हालांकि एक चीज़ समझिए कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से इंसानों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इम्प्रूव होता है, लेकिन कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतने सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे, तो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट डालेगा, लोगों के पॉकेट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इसके साथ साथ जो है ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये पूरा का पूरा जो कमांड है, एक पूरा का पूरा जो पावर है वो किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। और आप समझो कि जब एजुकेशन की बात होती है तो रीजनल गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा बहुत पावर देना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड आपको देखने को मिलता है तो इसीलिए यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ कंसल्टेशन। अब इसके बारे में आप समझो कि मैं ये चीज़ आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आप बिहार के रहने वाले हो। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपने हिंदी में आपको क्या है कि फर्स्ट ईयर आपने हिंदी आपको अच्छे से आती है, आपने आईआईटी बेंगलोर के अंदर या चेन्नई के अंदर आपको एडमिशन मिल गई। अब क्या होगा कि जो आईआईटी चेन्नई के अंदर अगर आप हो तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर का कोर्स होगा वो तो तमिल में पढ़ाया जाएगा, तो बिहार के बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे तमिल में। प्रॉब्लम है ना कि फर्स्ट ईयर जो हमने देखा कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, तो आप बताइए कि बिहार के बच्चे क्या वहाँ जाके पहले तमिल सीखेंगे फिर पढ़ेंगे। या फॉर एग्जाम्पल आईआईटी पटना के अंदर अगर कोई तमिलनाडु से बच्चा आता है तो फर्स्ट ईयर वो कैसे क्लियर करेगा अपना फर्स्ट ईयर जो है उसका क्लियर करने के लिए क्या वो पहले हिंदी सीखेगा, क्योंकि आईआईटी पटना के अंदर तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना चाहिए था, और इसी वजह से जो है इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। देखो चीज़ें क्या हो रही है ना कि कितनी भी अच्छी आप ये जो कंट्री है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत वास्ट हमारा पॉपुलेशन है, बहुत वास्ट हमारा कल्चर है। अगर आप देखोगे तो हर 8 से 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा इशू है कि आपको इसके ऊपर जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रीजनल गवर्नमेंट से, ताकि आप लैंग्वेज वाले बैरियर को यहाँ पे एटलीस्ट हटा सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये सब आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, और बाकी की अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम ट्राई करेंगे कि उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।